तकरीबन 3 बजे का टाइम था। आज का दिन इनके मामूल के मुताबिक गुजरा था। बस घर में 3 लोगों का इजाफा हो गया था, जमल बेगम, हेज़ल और हमजा साहब। बड़ी बीबी बाहर कोई औरत आई हैं, वो बोल रही हैं कि इन्हें परी बीबी से मिलना है। रज़िया बी ने लाउंज में आते बताया था, परी से कौन मिलने आया है इन्होंने, और हमने सवालिया नज़र से परी की तरफ देखा था। नहीं जी, वो कह रही है कि बस परी बीबी को बुला दें। अरे ऐसे कैसे भेज दें ममा, आप देखिए कौन है। हमने महनाज बेगम से कहा था। परी को खतरे की घंटी बजती महसूस हुई थी। मामा मैं आपके साथ जाती हूँ ना, शायद कोई जाने वाली हूँ। और परी जल्दी से उठ खड़ी हुई थी। नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, बैठ जाओ तुम, मामा पहले देखेंगी। हमने इसे रोका था। मुझे मामा के साथ जाना है, परी ज़िद्दी अंदाज में बोलती। महनाज बेगम के साथ बाहर को आई। महनाज बेगम आ गई थी और परी इनके पीछे पीछे, लेकिन परी मुकाबिल का चेहरा देख चुकी थी। जी आप कौन, महनाज बेगम ने इनके सामने जाते सवाल किया था, लेकिन वो महनाज बेगम की तरफ मतवजा करती, वो तो पूरी परी की तरफ मतवजा थी। महनाज बेगम ने पलटे परी की तरफ देखा, जो पलके चिपकाए बगैर इस औरत को देख रही थी। परी क्या तुम इनको जानती हो? परी ने नासमझी से महनाज बेगम की तरफ देखा। नहीं मैं परी के अल्फाज अधूरे रह गए थे। ये रुखसार बेगम थी, परी की मामा। परी को इनको कैसे भूल सकती थी? परीशा मैं जानती हूँ तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती, लेकिन प्लीज़ मेरी एक बात सुन लो, प्लीज़ इनकार मत करना। इन्होंने आगे होते हुए परी के सामने हाथ जोड़े थे। ये क्या कर रही हैं आप? प्लीज़ ऐसा मत करें। परी ने आगे होते इनके हाथ पकड़ने चाहे थे, लेकिन इसके कदम रुक गए थे। परी ने चेहरा उठाते महनाज बेगम की तरफ देखा। बेटा अगर कोई ज़रूरी बात है तो अंदर आ जाओ, कर लो बात। परी सर झुकाते अंदर की तरफ चल पड़ी। ये तीनों ड्राइंग रूम में आए थे। महनाज बेगम भी परीशा के साथ ही थी। रुखसार बेगम ने बात का आगाज़ किया था। परीशा मैं तुमसे माफ़ी मांगने के सिवा कुछ नहीं कर सकती। अगर तुम मुझे माफ़ कर दोगी तो मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारी एहसानमंद रहूँगी। मैं जानती हूँ कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है। महनाज बेगम ने नासमझी से इनका चेहरा देखा। वो चेहरा झुकाए बोल रही थी और परी तो कोई हरकत ही नहीं कर रही थी। परीशा मैं नहीं जानती थी कि मेरी एक छोटी सी गलती तुम्हारे साथ इतना कुछ कर जाएगी। तुम मुझे माफ़ कर दो। वो आप रोने लगी थी। परी ने बेबसी से इनका चेहरा देखा। परी का दिल चाहा वो अपनी माँ को गले लगा ले, वो इनको रोने से रोक दे। परी जानती थी इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने क्या कुछ नहीं बर्दाश्त किया था, और कहीं ना कहीं इन्होंने परी की बेहतरी ही समझी थी। वो गलत नहीं थी। आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। बस इससे आगे परी कुछ नहीं बोल सकी थी। बेटा क्या तुम लोग मुझे बताओगे कि यहाँ क्या हो रहा है? ये कौन है और ये तुमसे इस तरह माफ़ी क्यों मांग रही है? महनाज बेगम ने नासमझी से पूछा था। रुखसार बेगम ने खामोश रहना ही बेहतर समझा। परी मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी, बस एक एहसान कर दो। मेरा जीने का वाहिद सहारा मेरा यज़दान है, तुम इसे माफ़ कर दो। वो सच में तुमसे मोहब्बत करता था, लेकिन मैंने इसे समझा दिया, वो आइंदा ऐसी गलती नहीं करेगा। तुम इसे माफ़ कर दो, अपना केस वापस ले लो। मैं यज़दान के बगैर नहीं रह सकती। मैं गारंटी देती हूँ वो आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। अब रुखसार बेगम के मुसलसल आंसू बहने लगे थे। इसी पल कमरे में अरहम दाखिल हुआ। ये किसकी इजाज़त से यहाँ आई हैं, और मामा आप इनको अंदर क्यों लेके बैठी हैं? अरहम ने नागवारी से इनका चेहरा देखा था। और आप में शर्म नाम की चीज़ कोई बाकी बची है? अरहम उंगली दुखाता बोला था। बेटा क्या कर रही हो? ऐसे बात नहीं करते, पीछे हटो। महनाज बेगम जल्दी से उठी थी। मामा पीछे हो जाएं, आप इनको अंदर क्यों लेकर आई हैं? ये लोग इस काबिल ही नहीं है कि इनसे इज्जत से बात की जाए। अरहम बदलिहाज होता बोला था। रुखसार बेगम जल्दी से उठ खड़ी हुई थी। कहीं ना कहीं परी को बहुत बुरा लगा था। वो जैसी भी थी परी की माँ थी। शोर की बात सुनते शयान और हमदान भी अंदर आए, लेकिन अंदर का माहौल देखते इनको झटका लगा। अरहम प्लीज़, वो माफ़ी मांग रही है ना, आप ऐसे बात मत करें। परी की आंखों में भी आंसू आ गए थे। परी तुम अंदर जाओ यहाँ से अभी। और इसी वक्त अरहम को तो गुस्सा ही आ गया था। वो कैसे वो इस औरत को अंदर ले आई थी और बैठ के से बातें भी कर रहे थे। अरहम जो भी है, तुम इनसे इस तरह बात नहीं कर सकते। हमदान ने भी आ गए होते अरहम को समझाना चाहा। हमदान क्या तुम नहीं जानते कि इनके बेटे ने हमारी परी के साथ क्या किया है? क्या भूल गए हो तुम? अरहम मैं जानता हूँ, लेकिन तुम इनसे इस तरह बात तो नहीं कर सकते ना। मैं इसी तरह बात करूँगी, इसी काबिल हैं ये लोग। और आप अभी तक यहाँ खड़ी मुँह क्या देख रही हैं? जाए यहाँ से। अरहम भला का बदलिहाज होता बोला था। अरहम तुम चलो यहाँ से, मैं तुमसे बात करता हूँ। हमदान ने इसे ले जाना ही बेहतर समझा था। हमदान तुम आखिर चाहते क्या हो? मुझे यहाँ से जाना चाहिए। रुखसार बेगम चेहरा झुकाती जल्दी से बाहर की तरफ बढ़ी थी। मामा रुक जाएं। परी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था कि अरहम इसकी माँ को इस तरह से टोंट करे। महनाज बेगम और अरहम ने एक साथ परी का चेहरा देखा जो बेतासुर था। अरहम ने अब सवालिया नज़रों से हमदान की तरफ देखा था। क्या बोला अभी तुमने? महनाज बेगम ने न समझे से पूछा था। परी दोबारा नहीं बोल सकती थी। वो बोलना चाहती थी, वो सबको बताना चाहती थी कि रुखसार बेगम ही इसकी माँ है, लेकिन वो नहीं बता पा रही थी। परी अभी क्या बोला था तुमने? अब अरहम परी से मुखातिब था। अरहम तुम चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ ना सब, तुम चलो यहाँ से। हमदान ने दोबारा इसे बाहर चलने को कहा था। वो नहीं चाहता था कि परी से कोई किसी किस्म का सवाल करे। आखिर तुम मुझे बताना क्या चाहते हो? अरहम तंग आकर हमदान के साथ बाहर की तरफ बढ़ा था। परी ने अरहम को बाहर जाता देखा तो जैसे इसको बात करने का मौका मिल गया था। परी ने जल्दी से महनाज बेगम की बाजू पकड़ी। मामा आप इनसे ऐसे बात मत करिए, मेरी मामा है। अश्क बरस फिर से बहना शुरू हो गए थे। फिर से गम ताज़ा हो गए थे, ऐसे जैसे किसी ने जख्मों से मरहम उतार दी हो। महनाज बेगम तो परी का चेहरा देख रही थी कि वो बोल क्या रही है।
अरहम और महनाज बेगम पे तो जैसे आज हैरानियों के पहाड़ टूट रहे थे। इनको अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि फरीहा बेगम परी की सौतेली माँ है, जबकि इसकी पहली माँ रुखसार बेगम है। परी महनाज बेगम के गिर्द अपना हिसार लपेटे बैठी थी। सामने सोफे पर अरहम अपने दोनों हाथ चेहरे के नीचे टिकाए परी की तरफ मुतवज्जा था, जो ना कुछ बोल रही थी ना ही कुछ सुन रही थी, सिर्फ रोने पे जोर था। अरहम को तो जैसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि इसके कानों ने जो सुना है वो सच है। बेयकीनी से परी के चेहरे को देख रहा था, लेकिन इतनी बड़ी बात धोखा तो नहीं हो सकता था। लेकिन इस बात के बारे में फिर से वो परी से तस्दीक करना चाहता था, इसलिए परी के चेहरे को देखता जा रहा था। हमदान, शयान, जुमल बेगम, हेज़ल और हमजा साहब भी यहीं मौजूद थे। मामा, आपको पता है मैंने इनके साथ कितनी बदतमीज़ी की थी? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो कितना हर्ट हुई होंगी ना। परी ने एक दफ़ा फिर से हिचकी ली थी। मैंने इनसे इतनी ज़्यादा बदतमीज़ी की थी कि वो इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं इनसे सॉरी बोल लूँगी। आप इनको वापस बुलाए ना। वो फिर से चली गई हैं। आप इनको कहें वापस आ जाएं। परी ने चेहरा बाहर निकालते हमदान और शयान की तरफ देखा था। भैया आप जाएं ना, आप इनको लेकर आएँ। आप ही इन्हें ला सकते हैं वापस। परी जानती थी वापस नहीं आ सकती, लेकिन पता नहीं वो क्यों ज़िद कर रही थी। वो ज़िद तो कर रही थी, कहाँ कभी परी ने ज़िद की थी, लेकिन आज शायान और हमदान ने बेबसी से परी का चेहरा देखा था। वो 15 साल पहले भी कुछ नहीं कर सके थे और आज भी कुछ नहीं कर सकते थे। धीरे धीरे आफ्ताब डूबता जा रहा था। आसमान पे तारीकी छा रही थी। परिंदे घरों को वापस लौट रहे थे। दिसंबर की सर्द हवा के झोंके इनके जिस्म को छूते गुजर रहे थे। हमदान, शयान और अरहम ये तीनों बाहर लॉन में बैठे थे। ये तीनों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि एक दूसरे को मुखातिब कर सकें। खामोशी और खामोशी। आज अरहम ने इस खामोशी को तोड़ ही दिया। हमदान, मुझे अब तक तुम्हारी बात भी की नहीं आ रहा। अरहम अपना माथा मसलते बोला था। सिकंदर अंकल को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरहम, इस वक्त सिचुएशन ही ऐसी थी कि कोई किसी की बात को समझने को तैयार ही नहीं था। रुखसार आंटी पे जो इल्ज़ाम लगे वो सुनती गई। इन्होंने बोलने की हिम्मत नहीं की थी। इनको अपने हक़ के लिए बोलना चाहिए था, लेकिन वो नहीं बोली। बाबा ने जो कहा वो सुनती गई। हमदान ने अफसोस से बताया था, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन सब में नुकसान सिर्फ परी का हुआ है। अरहम ने जैसे बात का नतीजा निकाला था। अरहम शायान और हमदान के साथ काफ़ी देर तक बातें करता रहा। तकरीबन 9 बजे के करीब वो कमरे में आया। इसकी नज़र बालकनी में खड़ी परी की तरफ गई। गले में दुपट्टा लपेटे बंदी चुटिया से बाहर निकले बालों की लटें जो हवा के झोंकों से लहरा रही थी। वो गुमसुम सी खड़ी आसमान को देख रही थी। नहीं, शायद वो सितारे गिन रही थी। नहीं, वो सितारे भी नहीं गिन रही थी। वो क्या वो कुछ सोच रही थी? नहीं, सोचने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। हर तरफ धोखा, फ्रेब, क्या कुछ नहीं था। क्या ये सब परी के हिस्से में आया था? ऐसा हो सकता है। नहीं, ऐसा हो भी सकता है। परी इन लातादाद सितारों को गिनने की कोशिश कर रही थी। वो हर कोशिश में नाकाम हो रही थी। वो 20 तारे गिनती थी और थोड़ा सा आगे जाके वो इन अनगिनत सितारों में गुम हो जाती थी। वो फिर से पहले वाले सितारे को गिनने लगती थी। और हमने वार्डरोब से शॉल निकाली और बाहर बालकनी की तरफ बढ़ा। इसने अंदर आते शॉल खोल के परी के कंधों पर डाली। परी ने पलटते हैं अरहम का चेहरा देखा। इतनी ठंड में यहाँ क्यों खड़ी हो? सर्दी लगी तो? अरहम ने शॉल लपेटने के साथ साथ इसके गिर्द हिसार भी बांधा था। खामोशी, खामोशी, खामोशी। क्या सोच रही हो? अरहम ने इसके कंधे पर अपना चेहरा टिकाया था। अरहम, आप मेरी एक बात मानेंगे? धीमा लेजा था। आवाज़ में लड़खड़ाहट थी। जनाब, आप हुक्म करें, बंदा हाजिर। अरहम ने बोलते बोलते परी के बालों की लिट को कान के पीछे किया था, जो बार बार हवा में लहराती अरहम के चेहरे से टकरा रही थी। आप अपना केस वापस ले लें। परी की आवाज़ भीगी थी। आवाज़ में सदियों की थकन थी, इल्तिजा थी या मिन्नत थी। अरहम कुछ समझ नहीं पाया था। अरहम ने परी का रुख अपनी तरफ मोड़ा। परी चेहरा झुकाए खड़ी थी। अरहम ने उंगली की मदद से इसका चेहरा उठाया। मेरा बेबी जो कहेगा, जैसा कहेगा वैसा ही होगा, वो इसकी आंखों में देखता बोला था। परी की आंखों में चमक आई। आप सच बोल रहे हैं ना? पहले कभी झूठ बोला है? परी बेख्तियार अरहम से लिपट गई। जिन आंसुओं को कब से रो के खड़ी थी वो अब बहना शुरू हो गए थे। मैं मामा से भी सॉरी करूँगी। मैंने बहुत बदतमीज़ी की थी इनके साथ। अरहम आप बहुत अच्छे हैं। अरहम ने झुकते इसके माथे पे लब रखे थे। अब मेरा बेबी खुश है? परी ने ज़ोर ज़ोर से इस बात में सारी लाया था। नहीं यार, ऐसे नहीं, किसी और तरह से अपनी खुशी का इजहार करो। अरहम शरारत से बोला था। परी ने सर निकालते अरहम का चेहरा देखा। वो कैसे? अभी भी मुझे ही बताना पड़ेगा? अरहम ने मुंह बिगाड़ा। मुझे सच्ची में नहीं पता, आप बता देना, मैं वैसे ही कर देती हूँ। परी वाकई नहीं जानती थी। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। नहीं, बल्कि करके दिखाता हूँ। अरहम ने लब दांतों तले दबाए थे। परी ने न समझी से देखा, जैसे बोल रही हो अब करें भी। अरहम ने झुकते इंतहाई नरमी से परी की गाल पे लब रखे थे। परी को अपने जिस्म में करंट महसूस हुआ था। परी एक जगह पे साकत खड़ी थी। इसका चेहरा शर्म से लाल टमाटर हो गया था। अरहम ने चेहरा उठाते परी को आंखों से इशारा किया, जैसे बोल रहा हो ऐसे शुक्रिया अदा करो। मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। परी अंदर की तरफ बढ़ने लगी थी। अरहम ने इसे रोका। तो मेरा शुक्रिया अदा कौन करेगा? पहले मेरा शुक्रिया अदा करो, फिर सो जाना। मैं कैसे करूँ? परी से बमुश्किल 3 लफ्ज़ अदा हुए थे। जैसे मैंने किया। अरहम ने शाने उचका ले। हाँ, लेकिन मैं नहीं कर सकती ऐसे। परी हल्का सा मन मनाई थी। बेबी तुम कर सकती हो, चलो अब जल्दी से करो, मैं वेट कर रहा हूँ। अरहम शौक लहजे से बोला था। नहीं, मुझे सोना है।
सोच लो, फिर मैं अपना केस वापस नहीं लूँगा। अरहम ने धमकी दी थी। भला बीवियों को कौन धमकी देता है? आप मुझसे रिश्वत लेंगे? परी ने आंखें टमटमाते अरहम की तरफ देखा। रिश्वत नहीं, इसे प्यार कहते हैं। अरहम ने परी के लहराते बालों पर फूंक मारी थी। परी ने ज़ोर से आंखें मींची। यार मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी करो। अरहम ने बेसब्री का मुजाहरा किया था। नहीं, आप इंतज़ार मत करें, मुझसे नहीं होगा, मुझे अभी सोना है। ठीक है, तुम सो जाओ। अरहम ने इसे छोड़ दिया था और कमरे की तरफ इशारा किया। मेरे ख्याल से तुम चाहती ही नहीं हो कि मैं अपना केस वापस लूँ। परी पलटने ही लगी थी कि इसके कानों में अरहम के अल्फाज गूंजे। परी ने बेबसी से पलटे अरहम का चेहरा देखा। आप धमकी दे रहे हैं? अरहम ने शाने उचकाए। जैसे कह रहा हूँ, आप ऐसा नहीं कर सकते। बेबी, मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है। अरहम ने परी की गाल खींची थी। तो ठीक है, फिर आज के बाद मैं भी रिश्वत पे ही आपका काम करूँगी। परी ने मुँह बनाया था। मतलब मैं हाँ समझूँ? अरहम ने बतीसी दिखाई थी। परी एक दफ़ा फिर से लाल टमाटर बनी थी। यार, एक तो तुम शर्माती बहुत हो, अब कर भी दो, मुझे नींद आ रही है, अभी मुझे मेडिसिन भी लेनी है। अरहम ने जल्दी से अपना चेहरा आगे किया था। परी ने उंगलियां मरोड़ते बमुश्किल अपना चेहरा उठाया। अरहम के चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट आई थी। परी ने धीरे से अरहम की गाल में लब रखे, लेकिन इसी पर उठा लिए। परी के इतने से अमल से ही अरहम हवाओं में उड़ गया था। इसने एक अलग एहसास महसूस किया था। इसके चेहरे की मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई थी। अब शर्मा क्यों रही हो? अरहम ने परी को कंधों से थामते आसमान की तरफ रुख मोड़ा था। परी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो वाकई शर्मा गई थी। मैंने सोचा था मैं एक बेशर्म लड़के से शादी करूंगा जो बिला झिझक हर काम करेगी, लेकिन यहाँ तो मुझे शर्म की दुकान मिल गई है। हर काम मतलब? परी ने बेख्तियार पूछा, लेकिन अपनी बात पे गौर करती शर्म से मजीद चेहरा झुका गई। अरहम ने बड़ी मुश्किल से अपना कहका कंट्रोल किया था। परी वाकई बहुत मासूम थी। अगर कहोगी तो ट्रेलर दिखा दूँ? अरहम परी का चेहरा देखते बोला था, जो इस वक्त टमाटर की तरह लाल हो चुका था। परी ने मजीद शर्माते अपने चेहरे पर हाथ रखा था। अगर अब दोबारा से तुम इस तरह शर्माओगे तो मामला मजीद ख़राब हो जाएगा। अरहम ने परी के चेहरे से नज़रें हटाई थी, वरना सच में मामला ख़राब हो जाना था। मैं तो नहीं शर्मा रही। परी हल्का सा मनमनाई थी। अच्छा, अगर शर्मा नहीं रही तो फिर मेरी तरफ देख कर बात करो। अरहम ने उंगली से परी का चेहरा उठाया था। परी मजीद चुप गई थी। अरहम ने परी के कंधे से शाल दुरुस्त करते आसमान की तरफ उंगली से इशारा किया था। परी ने भी चेहरा उठा के चांद की तरफ देखा और अरहम के कंधे पर सर टिकाती आंखें मूंद गई थी। अरहम ने दूसरी बाजू भी इसके गिर्द लपेटी। चांद भी इसकी मोहब्बत देखकर शर्माता बादलों में छुप गया था। आखिरकार अरहम खान और प्रीशियस सिकंदर को मोहब्बत हो गई थी। शायान सिकंदर उस्मान से कॉल पे बात कर रहा था। चलते चलते इसकी नज़र लॉन में बैठी हेज़ल पे पड़ी। बेख्तियार इसके लबों पे मुस्कुराहट आई। मेरे ख्याल से मेरे बाबा को परी से खुद बात करनी चाहिए। शायान दीवार के साथ टेक लगाते बोला, जी जी चलें, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। जल्दी से चंद अलविदाई कलाम बोलते शायान बाहर की तरफ बढ़ा। क्या ये बंदा चीज़ तुम्हारे पास बैठ सकता है? शायान ने हेज़ल के पास आते इसे मुखातिब किया था। हेज़ल ने कोई जवाब नहीं दिया। एक्सक्यूज़ मी, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मुकाबिल की तरफ अभी भी खामोशी थी, बल्कि इसने तो चेहरा उठाकर देखना भी पसंद नहीं किया था। शायान ने गौर किया कि वह हैंड फ्रीज लगाए बैठी है। शायान ने हाथ आगे बढ़ाते इसके कान से हैंड फ्री खींची थी। क्या बदतमीज़ी है ये? हेज़ल उछल के उठी थी। बदतमीज़ी नहीं, तुम इसी काबिल हो। इतने प्यार से मुखातिब किया मैंने तुम्हें, लेकिन तुमने कोई जवाब नहीं दिया, तो इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। शायान मज़े से इसकी साइड वाली जगह पर बैठते बोला था, अब यहाँ क्यों बैठ रहे हैं? उठे यहाँ से। हेज़ल इसे घूरते बोली थी, देखो मुझसे ना तमीज़ से बात करो और बैठ जाओ चुप चुप करके। मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात करने आया हूँ। वाह वाह वाह! शायान बोल तो ऐसे रहा था जैसे हेज़ल इसकी फूफी की बेटी है। अब जल्दी बात करो और उठे यहाँ से। हेज़ल दोनों के दरमियान फासला कायम करते बैठ चुकी थी। जितना मर्जी फासला कायम कर लो, आना तो तुम्हें मेरे पास ही है। शायान ने कॉलर झाड़ा था। जी, कुछ कहा आपने? नहीं, काम की बात करते हैं। शायान अब मुकम्मल तौर पर इसकी तरफ मुतवज्जा था। तो बात यह है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम बता दो कि मैं कब अपने मामा बाबा को भेजूँ। शायान ने डायरेक्ट काम की बात की थी। हेज़ल मुंह खोले शायान की शक्ल देख रही थी। क्या कहा आपने? तुम्हें कम सुनाई देता है क्या? शायान हल्का सा आगे हुआ था। मुझे बिल्कुल सही सुनाई देता है। और ये क्या बोल रहे हैं आप उठे यहाँ से अभी और इसी वक्त। हेज़ल ना चाहते हुए भी गुस्सा नहीं दिखा पाई थी। इसका लहजा इंतहाई नर्म था। हाँ हाँ, उठने लगा हूँ। काम की बात मैंने तुम्हें बता दी है, अब जवाब का मुंतज़िर हूँ। तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन का टाइम है। कल मैं लाहौर वापस जा रहा हूँ और तुम भी यहाँ से जल्द लाहौर वापस आओ, ताकि मैं अपने मामा बाबा को तुम्हारे घर ला सकूँ। शायान ने बिला झिझक पूरी बात कर दी थी। मुझे कोई आपसे शादी नहीं करनी, आप जाएं यहाँ से। हेज़ल ने अंदर की तरफ इशारा किया था। अच्छा जी, लेकिन चेहरा तो कुछ और ही बोल रहा है। शायान खड़ा हो गया था और पता नहीं क्यों अपने आप हेज़ल 2 कदम पीछे हुई थी कि क्या आप रहने दें, मैं ही अंदर चली जाती हूँ। हेज़ल ने साइड पे होते अपने मोबाइल पकड़ना चाहा, जो कि शायान हेज़ल से पहले ही पकड़ चुका था। हेज़ल कुछ बोल नहीं पाई थी। शायान 2 कदम चलते आगे आया और मोबाइल हेज़ल की तरफ बढ़ाया। हेज़ल के दिल की धड़कन तेज़ हो चुकी थी। इसने लड़ते हाथों से अपना मोबाइल पकड़ा। तुम तो अभी से घबरा रही हो, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है। शायान ने अपने लब दांतों तले दबाए थे। हेज़ल ने शायान को घूरा। बदतमीज़ इंसान मुंह में बड़बड़ाती अंदर की तरफ बढ़ गई थी। होने वाले शोहर से इस तरह बात नहीं करते, बदतमीज़दार लड़की।
शायान ने पीछे से आवाज़ लगाई थी। हेज़ल ने पलट कर नहीं देखा था, वो सिर्फ चलती जा रही थी। बंदी अच्छी है, बस थोड़ी गुस्से वाली लगती है। कोई बात नहीं, इसे तो मैं देख लूँगा। शायान अपना कॉलर झाड़ा था। समझ नहीं आ रहा था आज शायान के कॉलर पर इतनी मिट्टी कहाँ से आई। हेज़ल जब से कमरे में आई थी इसका चेहरा ब्लश कर रहा था। आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिस पे हेज़ल का चेहरा ब्लश कर रहा था। कोई तो बात थी। कहीं शायान सिकंदर के प्रपोजल पे तो नहीं। हेज़ल मैडम मुस्कुरा रही थी। अरे अरे नहीं, हेज़ल को किसी की इतनी टेंशन हेज़ल क्यों किसी को इतनी टेंशन देने लगी। लेकिन सोचने में क्या हर्ज है। बेख्तियार उठी और बालकनी की तरफ आई। इसने साइड पे खड़े होते हल्की सी एड़ियाँ उठाई और नीचे की तरफ देखा। शायान अभी तक वहीं बैठा था। इसके लबों से एक मुस्कुराहट छूकर गुजरी थी। हेज़ल दुपट्टा दुरुस्त करती वापस अपनी जगह पे आकर बैठ गई। इसे अजीब सी फीलिंग महसूस हो रही थी। इसके लबों पे बार बार मुस्कुराहट आ रही थी। क्या इसे शायान का प्रपोजल पसंद आया था? क्या इसे शायान का प्रपोजल करना अच्छा लगा था? हाँ भी और नहीं भी। वैसे इनकार की कोई वजह नहीं बनती। लड़का हैंडसम तो है। हेज़ल ने सोचते बेख्तियार अपना चेहरे पे हाथ रखा था। तो जनाब शायान को मोहब्बत हो गई है हेज़ल हमजा से। कहीं वो मजाक तो नहीं कर रहा? नहीं नहीं, ये भी तो भला कोई मजाक करने की बात है, हेज़ल ने खुद से सोचा था। वैसे शक्ल से ऐसा लगता तो नहीं है। हेज़ल ने सोचते फिर से अपने चेहरे पे हाथ रखा था। देखो तो ज़रा मैडम कितना शर्मा रही हैं। उफ़ अल्लाह, क्या क्या सोच रही हूँ मैं। हेज़ल ने झंझलाते किताब खोली और ना चाहते हुए भी इसे पढ़ने बैठ गई। यज़ान शाह का केस, जो कि आज से 3 साल पहले सामने आया था। प्रीशा रहमान और उनके शोहर अरहमान ये केस वापस लेते हैं 3 दिन पहले। यज़दान शाह की गलती काबिल माफ़ी नहीं है, लेकिन सिकंदर उस्मान की फैमिली और खान फैमिली अपने बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए अपना केस वापस ले चुके हैं। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनज़र रख के यज़दान शाह को 3 दिन की जेल के बाद रिहा किया जाता है। यज़दान भारी कदमों से चलता हुआ बाहर की तरफ आया। वो आज से 3 दिन पहले वाला यज़दान नहीं था। गबरू जवान, मगरूर, खड़ी नाक, तीखे नैन नकुश, वो वजाहत, ये यज़दान नहीं था। ये तो कोई बरसों का बीमार था। ये तो कोई लाइलाज मर्ज था। कौन था ये? क्या पहचान थी इसकी? यज़दान शाह के गुरूर से खड़ी गर्दन झुक चुकी थी। वो कहीं से भी यज़दान शाह नहीं लग रहा था। रुखसार बेगम की जैसे यज़दान पर नज़र पड़ी, वो भागती हुई इससे लपट गई थी। वो रो रही थी। इन्होंने यज़दान को इतनी मजबूती से पकड़ा था जैसे कोई छोटा बच्चा। वो अपनी माँ को छोड़ जाएगा। यज़दान इतनी हिम्मत नहीं कर सका था कि वो अपनी आने के गिर्द हसार बना सके। हाँ, वो हिम्मत नहीं कर सका था क्योंकि आज इसका सर शर्म से झुक चुका था। इसका गुरूर टूट चुका था। इसकी अना हर चीज़ मिट्टी में मिल गई थी। परी एक साइड पे अरहम के साथ खड़ी थी। सिकंदर, उस्मान, शायान और हमदान भी ही मौजूद थे। परीशे इस केस का मेन हिस्सा थी, इसलिए इसे लाजमी लाना था। वो नहीं आना चाहती थी। परी ने एक नज़र माँ को देखा जो यज़दान से लिपटी खड़ी थी। पता नहीं क्यों परी को अजीब सी घबराहट महसूस हुई थी। मुझे भी इनके प्यार की ज़रूरत थी। मुझे तो नहीं दिया। वाकई में इनकी बेटी नहीं थी। मुझे समझने में गलती हो गई। मुझे तो कभी ऐसे नहीं मिली, ना ही कभी ऐसे मेरा इंतज़ार किया। मुझे तो छोड़ कर चली गई थी। न जाने इन चंद मिनटों में परी ने क्या से क्या सोच लिया था। इसे वाकई अजीब लगा था कि इसकी माँ एक गैर शख्स से इतना प्यार करती है। वो अपनी बेटी को वो छोड़ गई थी। और हम घर चले, परी हल्का सा मनमनाई थी। इसने अपनी माँ से भी नज़रें हटा ली थी, या फिर वो कुछ देखना ही नहीं चाहती थी। रुको बस, अभी कुछ देर तक चलते हैं। परी ने हल्का सा बात में सर हिला दिया था। परी तुम ठीक हो? अरम ने इसे खामोश देखते पूछा था। हाँ मैं ठीक हूँ, परी ने नॉर्मल सा जवाब दिया था। परी ने नज़रें चुराई थी। परी का दिल चाहा था कि अरम पूछे तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। अरम ने नहीं पूछा था। परी बताना चाहती थी कि अपनी माँ को यज़ान के साथ नहीं बर्दाश्त कर पा रही। वो बताना चाहती थी, लेकिन अरम ने पूछा ही नहीं। कितने तसलसल टूटे थे, कितने ख्वाब डूबे थे, और कितने लोगों ने धोखा देना था। परी ने हल्का सा सर तिरछा करते अपने बाप की तरफ देखा, जो शायद कोई पेपर्स पढ़ने में मसरूफ़ था। सब मसरूफ़ थे। इसकी माँ, मामा, इसके भाई, इसके बाप, किसी के पास इसके लिए टाइम नहीं था। परी को अजीब सी घुटन महसूस होने लगी थी, एक अजीब सी घबराहट। परी ने बेख्तियार अरहम का बाजू पकड़ा। मुझे भी इसी वक्त घर जाना है, आप चलें। परी ने जिद की थी। अरहम ने परी के माथे पे हाथ रखा। परी तुम ठीक नहीं लग रही। मुझे क्या हुआ है? अरहम ने फिक्रमंदी से पूछा था। मैं नहीं जानती मुझे क्या हुआ है। मुझे भी और इसी वक्त आप घर लेकर चलें। अब की बार परी थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोली थी, जिसकी वजह से सिकंदर उस्मान की कानों तक भी परी की आवाज़ पहुंच चुकी थी। क्या वाकई इसके बाप का दिल नहीं चाहता था वो अपनी बेटी से प्यार करे, इससे बात करिए? क्या वाकई इसकी माँ का भी दिल नहीं चाहता था? ऐसा ही था, यही हकीकत थी। और आहिस्ता आहिस्ता परी इस हकीकत को तस्लीम करने लगी थी, या फिर तस्लीम कर चुकी थी। पूरा रास्ता खामोशी से गुजर गया। परी ने किसी को मुखातिब नहीं किया था। घर आकर भी परी खामोशी से जाके सो गई थी। इसने खाना भी नहीं खाया था। अरम को लगा शायद वो थक गई है, इसलिए जल्दी सो गई है। लेकिन हमदान और शायान दोनों इसकी तरफ से काफ़ी परेशान हो गए थे। इसको परी के बिहेवियर की कुछ समझ नहीं आई थी। आखिर क्या चल रहा था परी के दिल में? आखिर क्या सोच रही थी वो? खैर, किसी को इससे क्या लगे वो क्या सोचती है, क्या करती है, क्या नहीं करती। हेज़ल किचन में चाय बना रही थी जब शायान किचन के करीब से गुजरा। इसने पलट कर देखा। इसके चेहरे पर चमक आई, लबों पर मुस्कुराहट।
शयान ने अंदर दाखिल होते हेज़ल को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना चाहा था। क्या हो रहा है जनाब? शयान ने हेज़ल के पास आते कहा था। मैं चाय बना रही हूँ। न चाहते हुए भी हेज़ल की ज़ुबान फिसली थी। ओह, तो चाय बनाई जा रही है? शयान ने इसके करीब शेल्फ पे कोनी टिकाते कहा था। जी, अगर आपको भी पीनी है तो आप रज़िया भी से बनवा सकते हैं। हेज़ल ने चाय में पत्ती डालते कहा था। चाय तो मैं पीऊँगा, लेकिन रज़िया भी के हाथ की नहीं, तुम्हारे हाथ की। शयान शौक़ से लहजे में बोला था। लेकिन मैंने कभी किसी के लिए चाय नहीं बनाई, इसलिए आप रज़िया भी से ही बनवा लें। कहा ना मुझे तुम्हारे हाथ की पीनी है, और ये क्या किसी लगा रखा है? होने वाला शोर हूँ मैं तुम्हारा, तमीज़ से बात करो। शयान ने पूरे रौब से अपना कॉलर झाड़ा था। हेज़ल की हैरत से आंखें खुली। अल्लाह अल्लाह, कितने बेशर्म है आप। शर्म आनी चाहिए आपको। ये क्या बोल रहे हैं आप? हेज़ल तो शर्म से चेहरा भी नहीं उठा पा रही थी। हेज़ल नज़रें क्या मिलाती? इसमें शर्म वाली क्या बात है? अब होने वाली बीवी हो तुम, तो तुमसे ही चाय मांगूंगा ना, या फिर चाय के लिए मुझे अलग से बीवी लानी पड़ेगी? शयान ने आईब्रो झुकाई दी। हाँ नहीं तो हाँ हाँ। हेज़ल दूसरी बीवी के नाम पर कुछ बोल नहीं पाई थी। क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? शयान ने करीब पड़ी बास्केट में से एक सेब उठाते इसकी बाएँ लगाई थी। मेरा मतलब है कि मैं बना देती हूँ। हेज़ल जल्दी से अपनी वाली चाय में मज़ीद दूध डालते बोली थी। हाँ यार, वैसे तुम्हें शर्माने की ज़रूरत नहीं है। शयान हंसियानी बोला था। मैं जानता हूँ शादी के बाद तुम ही बोलोगी। हाँ जी, तीनों के अब्बा। शयान अपनी मुस्कुराहट दबाते बोला था। मैं अपने बेटे का नाम टन्नू नहीं रखूँगी, बेख्तियार हेज़ल के मुंह से निकला। लेकिन जैसे ही इसने अपने जुमले पर गौर किया, बेचारी शर्म से पानी पानी हो गई। तो फिर तुम ही बता दो, क्या नाम रखोगे अपने बेटे का? हंसी रोकने की वजह से शयान का चेहरा सुर्ख हो रहा था, लेकिन वो इस वक्त हंस के रोमांटिक सिचुएशन का बेड़ा गर्क नहीं करना चाहता था। आप न जाएं यहाँ से, काम करने दें मुझे। हेज़ल शयान से नज़रें चुराती बोली थी। सुनो लड़की, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि होने वाले शोर से तमीज़ से बात करो। शयान ने फिर से रोब जमाते कहा था। एक और दिन चढ़ चुका था। एक सर्द दिन, जिस्म को छूती सर्दी, खुश्क पत्ते, शदीद सर्दी के दिन थे। सड़कों पर ट्रैफिक का शोर था। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं भी दिन को गर्म नहीं बना पा रहा था। ऐसों में दिलों क्या कहाँ बुझती। इंसान की छोटी छोटी सी गलतियाँ इसके लिए बड़ा पछतावा बन जाती हैं। परी उठ जाओ, आखिर तुम्हें और कितना सोना है? हम पिछले 1 घंटे से परी को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उठ के दोबारा सो जाती थी। तुम रात में जल्दी सो गई थी और अभी तुम नहीं उठ रही। मेरे ख्याल से अब तक तुम्हारी नींद पूरी हो जानी चाहिए। अरहम ने मसनूई सा गुस्सा दिखाते कहा था। मुझे भी और सोना है, और आप चले जाएं, मुझे सोने दें। परी की आवाज़ से साफ जाहिर हो रहा था कि वो सो नहीं रही, वो जाग रही है। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही थी? बात अरहम को समझ नहीं आ रही थी। पर ये ड्रामेबाजी बंद करो और उठो। तुम्हारी वजह से रात को मैंने मेडिसिन भी नहीं ली, और अब भी तुम ये नौटंकी दिखा रही हो। अरहम का तो सब्र जवाब दे गया था। क्या मेरी वजह से आपने मेडिसिन नहीं ली? परी एकदम से उठ बैठी थी। हाँ, तुम्हारी वजह से नहीं ली मैंने मेडिसिन। मुझे तुम्हारे हाथ से मेडिसिन लेनी थी, लेकिन तुम सो गई थी। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, सुबह ले लूँगा। अरहम ने परी को पूरी बात से आगाह किया था। तो आपको मुझे उठा देना चाहिए था, मैं आपको मेडिसिन दे देती। परी हल्का सा मनमनाई थी। आप बैठते हैं, मैं अभी आपकी मेडिसिन लेकर आती हूँ। परी उठने वाली थी कि हमने इसे रोका। परी तुम्हें क्या हुआ है? तुम मुझे बता सकती हो? तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे कुछ हुआ है? मुझे कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। परी नज़रें चुराती बोली थी। नहीं, मैं नहीं मानता। ज़रूर कल कुछ हुआ है जिसकी वजह से तुम थोड़ा अपसेट हो। अगर तुम चाहो तो मुझसे शेयर कर सकती हो, दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। और हमने इसे समझाने की कोशिश की थी। नहीं, मैं आपको नहीं बता सकती। अगर मैंने आपको बताया तो मुझे रोना आ जाएगा, और मैं रोना नहीं चाहती। मैं एक मजबूत लड़की बनना चाहती हूँ। परी ने अरहम की आंखों में देखते कहा था। मतलब मेरा शक सही था? अरहम ने आंखें छोटी करते पूछा। आखिर ऐसी भी क्या बात है जो तुम मुझे नहीं बता सकती? मैं आपकी मेडिसिन लेकर आती हूँ, परी उठते हुए बोली थी। अब की बार अरहम ने इसे नहीं रोका था। वो इसे देख कर रह गया था, लेकिन वो भी अरहम था पता लगा कर रहेगा कि आखिर इसकी परी को हुआ क्या है। आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वो इतनी टेंशन ले रही थी। मुझे नाश्ता करके मेडिसिन लेनी है, तुम भी तैयार हो जाओ, फिर मिलकर नीचे चलेंगे। अरहम बोलता मोबाइल में मसरूफ़ हो गया था। परी भी वॉशरूम में चली गई थी। हमनान और शियान वापस जा रहे थे। परी भी अपने भाइयों से मिल रही थी। आज वो पहले की तरह उदास नहीं हुई थी। आज इसे अपने भाइयों के जाने पर रोना नहीं आ रहा था। शियान ने हेज़ल के करीब आते से मुखातिब करना चाहा था। हेज़ल ने सवालिया नज़रों से शियान की तरफ देखा, जैसे पूछ रही हो क्या बात है यार? तो हम तो लाहौर जा रहे हैं, अब मुझे तुम्हारा इंतज़ार रहेगा, और जल्दी से अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दो ताकि मैं तुमसे बात कर सकूँ। हेज़ल हल्का सा शर्मा गई थी। इसने अरहम को अपने करीब बात आते देखा था, इसलिए इसने शयान की बात का जवाब नहीं दिया था। अरहम ने पीछे से आते शयान की कमर में मुक्का रसीद किया था, जिसकी वजह से शयान की कराह निकली थी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ सकता हूँ। अरहम ने शयान को घूरते कहा था। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं बस हेज़ल। अभी शयान बोल ही रहा था कि अरहम ने इसकी बात काटी। मेरे ख्याल से अब तुम लोगों को निकलना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है।
तुम लोगों को जल्दी घर भी पहुंचना है, मेरी भाभी भी इंतज़ार कर रही होंगी। अरहम ने बोलने के साथ शियान को बाजू से पकड़ के आगे को भी धकेला था। या मुझे से बात तो करने दो। शियान ने अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश की थी। तुम चलो, मैं तुम्हारी बात करवा दूंगा, चलो चलो। अरहम बस इनको निकालना चाहता था। शियान ने अरहम को घूरते गुस्से से कदम बाहर की तरफ बढ़ाए। इसे अरहम पे गुस्सा आ रहा था। आखिर अरहम इसकी फीलिंग को क्यों नहीं समझ पा रहा। हेज़ल ने उदास सा चेहरा बनाते शियान की तरफ देखा, जिसकी नज़रें इसी पे मरकूज थीं। हेज़ल ने जल्दी से नज़रें चुराईं। अरहम की वजह से शियान हेज़ल से इसका फ़ोन नंबर नहीं ले सका था। शियान और हमनान जा चुके थे। हेज़ल भी उदास सा मुँह बनाती अपने कमरे में आ गई। सबके जाने के बाद परी भी सीधा अपने कमरे में आ गई थी। आज इसे किसी के जाने से फ़र्क नहीं पड़ा था। आज इसे रोना भी नहीं आया था, लेकिन कमरे में आते ही परी के आंसू बह निकले थे। वो बेआवाज़ रो रही थी, हल्की हल्की सिसकियों के साथ। आखिर क्या बात थी जो इसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी? ऐसा क्या था जो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी? ऐसा क्या था जिसको सोचने पे बेख्तियार इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे? परी ने अरहम के कदमों की छाप सुनी थी। वो जल्दी से वॉशरूम की तरफ भागी। परी अरहम पे कुछ वाज़ा नहीं करवाना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि अरहम को इसकी सिचुएशन का पता चले। अरहम ने अंदर आते परी को टटोला। परी बीबी कहाँ हो? अरहम परी को पुकारते वॉशरूम की तरफ आया। परी बहते पानी की आवाज़ सुनते वो समझ चुका था कि परी अंदर है। अरहम वापस आते बैकग्राउंड से टेक लगाते मोबाइल में मसरूफ़ हो चुका था। परी वॉशरूम की दीवार के साथ टेक लगाए खड़ी अपने आंसू रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी, जो मुसलसल बहते जा रहे थे, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। काफ़ी देर बाद जब परी बाहर आई तो अरहम को थोड़ी परेशानी हुई। परी तुम ठीक हो? अरहम दरवाजे के करीब जाते बोला था। परी ने कोई जवाब नहीं दिया। परी दरवाज़ा खोलो, क्या तुम ठीक हो? अरहम घबरा कर दरवाज़ा बजाने लगा था। जी जी मैं ठीक हूँ, अंदर से इंतहाई कम आवाज़ में जवाब दिया गया था। नहीं तुम ठीक नहीं हो, दरवाज़ा खोलो जल्दी। अरहम की परेशानी में मज़ीद इजाफा होता जा रहा था। दरवाज़ा खोलो परी, दरवाज़ा खोलो। परी ने नासमझी से अरहम की बात को रिपीट किया। हाँ खोलो जल्दी। अरहम काफ़ी ऊंची आवाज़ में धाड़ा था। परी ने जल्दी से दरवाज़ा खोला। परी का चेहरा देखते अरहम को हैरत का झटका लगा। इसने आगे बढ़ते परी के चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरा। परी तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? अरहम फिक्रमंदी से इसके आंसू साफ कर रहा था। मुझे क्या हुआ है, मैं रो रही थी। परी ने फिर से अरहम की बात को रिपीट किया था। मेरा बेबी क्या हुआ है परी, मेरे बेबी को? अरहम ने परी के गिर्द हिसार बनाया था। परी ने अरहम की शर्ट को मुट्ठी में जकड़ा। अरहम आपको पता है वो इन्होंने परी अरहम के चेहरे की तरफ देखते कुछ बताना चाह रही थी, लेकिन इसकी ज़ुबान इसका साथ नहीं दे रही थी। परी मेरा बच्चा, मेरा बेबी क्या हुआ है? रिलैक्स, मैं हूँ ना। चलो शाबाश, जल्दी बताओ क्या हुआ है मेरे बेबी को? अरहम तड़प ही तो उठा था परी की हालत पे। अरहम वो परी के सीने से चेहरा उठाते कुछ बोलने लगी थी, लेकिन इसकी ज़ुबान ने इसका साथ ना दिया। परी का सर चकराया और अरहम के बाजू में ही झूल गई थी। परी उठो, अरहम पागलों की तरह से झंझोड़ रहा था। लेडी डॉक्टर आ चुकी थी और वो परी का चेकअप कर रही थी। अरहम इसी तरह परी का हाथ थामे बैठा था। इसकी आंखों के किनारे भीग चुके थे। इससे अपने बेबी की हालत बर्दाश्त नहीं हो रही थी। डॉक्टर परी के चेहरे का मुआयना करते पीछे हुई थी। डॉक्टर क्या हुआ है परी को? अरहम इनसे मुखातिब हुआ था। देखें, इन्होंने किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन ली है, जिसकी वजह से इनका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है। क्या मुझे बता सकते हैं आखिर इनको क्या परेशानी है? इनसे कौन सी बात है जिसको इतना ज़्यादा सोच रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि इतनी कम एज में इनको कोई परेशानी या कोई टेंशन होनी चाहिए जिसको ये मुसलसल अपने जहन पे सवार कर लें। डॉक्टर अपनी बात बोलते खामोश हो चुकी थी। अब इसे मुकाबले के जवाब का इंतजार था। जहाँ डॉक्टर की बात पे अरहम को झटका लगा था, वहीं महनाज बेगम, हेज़ल, हमजा साहब और जिमल बेगम भी काफ़ी हद तक हैरान हो चुके थे। इन सबको समझ नहीं आ रही थी कि परी ऐसी कौन सी बात की टेंशन ले रही है कि इसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है। नहीं डॉक्टर, ऐसी तो कोई बात नहीं है। परी ने किसी बात की टेंशन नहीं ली। अरहम बेयकीनी की कैफियत में बोला था। इसे वाकई यकीन नहीं आ रहा था कि परी किसी चीज़ कितनी ज़्यादा टेंशन भी ले सकती है कि इसकी हालत इस हद तक पहुंच जाएगी। जी नहीं, इन्होंने किसी बात की बहुत ज़्यादा टेंशन ली है। पिछले 2 दिनों से मुसलसल किसी बात की टेंशन ले रही है, जिसकी वजह से इनका ये हाल हुआ है। शायद इन्होंने आपको ना बताया हो। क्या आपने भी इनके बदले रवैये को समझने की कोशिश नहीं की? डॉक्टर ने फिर से सवाल कर डाला था और अरहम के पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं था। वो तो बेयकीनी कैफियत में बैठा था। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि परी किस बात की इतनी टेंशन भी ले सकती है। हर बात क्या थी? अब आपको इनका बहुत सारा ख्याल रखना है। इनको हर तरह की परेशानी, हर तरह के डिप्रेशन से दूर रखें। कोशिश करें कि इनको घर के मामलात से भी दूर रखें। घर के मामलात की वजह से भी अक्सर ऐसा हो जाता है, तो आप कोशिश करें कि इनके सामने कम डिस्कशन करें, वरना इनके लिए बड़ा मसला भी बन सकता है। डॉक्टर समझ गई थी कि परी के साथ जो सिचुएशन चल रही थी, इसने अपने घर वालों के साथ शेयर नहीं किया था, इसलिए वो सख्त हिदायत दे रही थी। डॉक्टर जाने लगी थी। आए मैं आपको बाहर तक छोड़ दूँ? हेज़ल इनको बाहर तक
छोड़ने गई थी। अरहम तो पथरीली आंखों से परी का चेहरा देख रहा था जो किसी सूखे पत्ते की मानद मुरझा गया था। अल्लाह, मेरी बच्ची ने ऐसी कौन सी टेंशन ले ली है, क्या हालत हो गई है। महनाज ने परी के चेहरे पे हाथ फेरते कहा था। सुबह से परी काफ़ी हद तक खामोश थी। रात को भी वो ठीक से बात नहीं कर रही थी। अरहम को इसकी खामोशी की वजह समझ आ रही थी। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा था तो वो ये था कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसकी परी ने इतनी टेंशन ली है। अरहम परी के चेहरे पर नज़र जमाए बैठा था। कुछ ही देर में शियान और हमनान लाहौर पहुंच चुके थे। घर पहुंचते ही हमनान की गाड़ी जूं ही घर के गिराज के अंदर आई, मीरम सीढ़ियों से दौड़ती हुई नीचे आई। हमनान हमनान पुकारने लगी। हमदान अभी गाड़ी से उतरा ही था कि मीरम भाग के आती इसके गले लगी। शायान दूसरी साइड से निकलता गला खंगारता अंदर की तरफ बढ़ा। इसने यहाँ रुकना मुनासिब नहीं समझा था। ये इसके भाई और भाभी की काफ़ी लॉन्ग मुलाकात थी। अब वो कबाब में हड्डी बनता अच्छा तो नहीं लगता। डिस्टेंस था ना। हमदान ने शायान को घूरा, जो गला तो ऐसे खंगार के गया था जैसे हमनान की किसी अपनी माशूका से मिल रहा हो। क्यों आए आप वापस चले जाएं यहाँ से, अभी वापस मुड़ जाए। मीरम ने पीछे होते बाहर की तरफ इशारा किया था। हमनान ने मीरम की उंगली के ताकों में नजरें घुमाई। मैं वापस चला जाऊँ? हमनान ने अपनी तरफ उंगली से इशारा किया था। क्यों, यहाँ कोई और भी है क्या जिसे मैं बोल रही हूँ? मीरम मुँह फुलाते बोली थी। क्या मतलब है तुम्हारा वापस चला जाऊँ? क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई मेरे आने पे? हमनान ने सदमे की हालत में पूछा था। नहीं, मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। आप वापस चले जाएं अभी के अभी। मीरम ने दोबारा से बाहर की तरफ इशारा किया था। लगता है इस वक्त कुछ ज़्यादा ही नाराज़ हो। कोई बात नहीं, चलो अंदर, मैं तुम्हें मना लूँगा। हमनान ने मिसना बनने की कोशिश की थी। नहीं, मुझे नहीं मानना, आप जाएँ यहाँ से। आप जहाँ से आए हैं वहाँ वापस चले जाएं अभी और इसी वक्त। मीरम गुस्से से गोया हुई थी। मीरम डार्लिंग, मेरी बात तो सुनो। हमदान मीरम की बाजू पकड़ते बोला। लेकिन इसी पल मीरम ने हमदान का हाथ झटका। नहीं हूँ मैं आपकी डार्लिंग, आप मुझे हाथ भी मत लगाएं। नाराज़ हूँ मैं आपसे, आपको मेरी ज़रा परवाह नहीं है। आप मुझे अकेला छोड़ कर गए थे, कितना मिस किया मैंने आपको। मीरम एक ही दफ़ा में सारे शिकवे कर गई थी। मैंने कहा ना मैं अपनी डार्लिंग को बना लूँगा, तुम अंदर तो चलो। हमदान मीरम को प्यार करते बोला था। आप हर दफ़ा ऐसे नहीं कर सकते। मीरम रोमांसी होती बोली थी। मीरम आज कुछ ज़्यादा ड्रामे नहीं कर रही? हमनान शरारत से बोला था, इस बात से बेखबर कि इसकी शरारत इसके गले पड़ने वाली है। क्या मैं ड्रामे कर रही हूँ? मीरम ने हमनान को घूरा। मुझे ना आपसे बात ही नहीं करनी, आप चले जाएं यहाँ से। मीरम पैर पटकती अंदर की तरफ बढ़ी थी। मीरम डार्लिंग, मेरी बात तो सुनो। लैला आगे आगे, मजनू पीछे पीछे। परी के हाथ ने हल्की सी हरकत की थी। अरब ने बेचैनी से परी का हाथ थामा। परी, मेरा बेबी कैसा है? परी ने अभी आंखें भी नहीं खोली थी और अरहम इसे पुकारने लगा था। परी, मेरा बेबी नाराज़ है मुझसे? परी, मेरा बेबी क्या हुआ है? अरहम परी के चेहरे के करीब झुकते बोला था। परी बेख्तियार इसकी उंगलियां उठी। इसने धीरे से परी के लबों को छुआ था। परी हल्का सा कसमसाई। परी, मेरा बेबी, उठ भी जाओ ना, मैं अपने बेबी को लाइव प्यार करना चाहता हूँ। अरहम ने परी के कान में सरगोशी की थी। अरहम, परी ने धीरे से आंखें खोली थी। जी अरहम की जान। परी ने अरहम ने परी की आवाज़ सुनते फ़ौरन से जवाब दिया था। अरहम ने प्यार से परी का चेहरा अपने हाथ में भरा। अरहम, आप मेरे पास हैं? परी की आंखों में नमी धर आई थी। परी, मैं अपने बेबी के पास ही हूँ। अरहम ने इसके चेहरे पे उंगलियां रब करते कहा था। मामा कहाँ हैं? परी ने चेहरा घुमाने की कोशिश की थी लेकिन इसकी कोशिश नाकाम हो गई थी। वो काफ़ी हद तक कमज़ोर महसूस हो रही थी। मम्मा, हेज़ल, जिमल आंटी सब यहीं थे मेरे बेबी के पास। मैंने अभी इनको भेजा है ताकि मैं अपनी बेबी से प्यार कर सकूँ। पता है बेबी इतना उदास हो गया था। अरहम, आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना? परी ने अरहम के सवालों का जवाब दिए बगैर अपना सवाल कर डाला। मैं क्यों अपनी परी को छोड़ कर जाऊँगा? अरहम नाराज़गी से बोला था। और यह कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारे ने मसनूई गुस्सा दिखाया। नहीं, आप वादा करें आप मुझे कभी इनकी तरह नहीं छोड़ के जाएंगे। परी, किन की तरह? तुम किन की बात कर रही हो? अरहम नासमझी से बोला था। आप बस मेरे अरहम हैं। परी ने फिर से अरहम के सवाल को इग्नोर किया था। परी ने लड़ते हाथ बढ़ाते अरहम के गिरद सार बनाया था। वो इसके सीने से में छुप सी गई थी। अरहम समझ गया था कोई तो ऐसी बात है जो परी को काफ़ी हद तक परेशान कर रही है। और आखिर परी इस बात को छुपा क्यों रही है? ऐसी क्या बात है जो किसी पर वाज़ह नहीं होने दे रही? सब खाने के टेबल पर बैठे थे। मीरम भाग भाग के खाना सर्व कर रही थी। आज इसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। इसने हमनान की पसंद की सारी डिशेस बनाई थी। स्पेशल मीठा भी हमनान की पसंद का ही बनाया था। जहाँ हमनान के लोगों पे से मुस्कुराहट नहीं जा रही थी वहाँ शयान इसकी मुस्कुराहट पे झल बुन रहा था। आज पहली बार इसे हमनान से जेलसी फील हो रही थी। आखिर इसे भी बीवी चाहिए थी जो इसके लिए मज़े मज़े खाने बनाती, इसका इंतज़ार करती और मीरम की तरह इसको आकर हक करती। शयान सोच कर रह गया था। क्या तुम क्या सोच रहे हो? हमनान शयान को खामोश देख सवाल किया था। मैं भी सोच रहा हूँ तुम्हारे लिए भाभी ले आऊँ। शयान के बात करने की देर थी कि फरीहा बेगम और सिकंदर साहब ने बेक वक्त शयान का चेहरा देखा। क्या तुम सीरियस हो? सिकंदर साहब गोया हुए थे। जी बिल्कुल बाबा, मैं सीरियस हूँ, मुझे भी शादी करनी है। शयान काफ़ी सीरियस अंदाज में बोला था। तो ठीक है, फिर मैं आज ही रिश्ते वाली से बात करती हूँ, वो कोई अच्छा सा रिश्ता दिखा देगी। फरीहा बेगम ने भी बात में हिस्सा लिया था। नहीं मामा, आपको मेरे रिश्ते देखने की ज़रूरत नहीं है, ढूंढ चुका हूँ।
मैं ऑलरेडी रिश्ता ढूंढ चुका हूँ, बस मुझे कुछ दिन दें, फिर मैं आपको इन लोगों से मिलवा दूंगा। शान खुद को खाने में मसरूफ़ करता बोला था। शायद इसका खाने की टेबल पे दिल नहीं लग रहा था। हमदान ने शान को घूर कर देखा। क्या मैं जान सकता हूँ तुम किसकी बात कर रहे हो? हमदान ने आंखें छोटी की थी। हाँ ज़रूर, बल्कि जानने की क्या ज़रूरत है, तुम ऑलरेडी इसे जानते हो। और ख़बरदार अगर अब तुमने किसी के सामने नाम लिया तो, वरना मैं तुम्हारा हशर नशर कर दूंगा। शान ने धमकी दी थी। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते अगर मैं सबको बता भी दूँ तो। हमदान ने भी दो टोक जवाब दिया था। हमदान आप भी मीठा ले ना, मैंने स्पेशल आपके लिए बनाया है, मीरम अपनी धुन में बोली थी। ओह मीरम तुम कितनी अच्छी हो, हमदान दिल चलाने वाली मुस्कुराहट के साथ बोला था। लेकिन शयान के दिल में जो आग लगी थी वो सिर्फ शयान ही जानता था। शयान पैर पटकते उठ रहा था। तुम्हें क्या हुआ? सिकंदर साहब ने इसे मुखातिब किया था। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, मुख्तसर सा जवाब देते शयान लंबे लंबे डग बढ़ता जा चुका था। इसे क्या हुआ? फरीहा बेगम ने हमदान से पूछा था। हमदान ने शाने उचकाए थे। हमदान समझ गया था इसे क्या हुआ है, वो इसीलिए वो अपने लब दांतों में तले दबा गया था। अब भाई की बीवी ना हो तो क्या बंदा अपनी बीवी से भी प्यार ना करे? वाह शयान मियाँ वाह। शयान कब से अपने कमरे में आया, टेरेस पे चक्कर काट रहा था। इसने खाना भी नहीं खाया था और अब इसका किसी चीज़ में दिल भी नहीं लग रहा था। आखिर क्यों? अरहम मेरी बीवी, अगर अरहम मेरी परी का शोहर ना होता तो अब तक मैं इसका कत्ल कर चुका था। शयान ने दांत पीसे थे। अरहम की वजह से शयान हेज़ल से नंबर नहीं ले सका था, जिसका गुस्सा वो अब अरहम पे ही निकालने वाला था। शयान कमरे में आते मोबाइल पकड़ा और अरहम को कॉल मिलाई। पिछले 3 मिनट से शयान अरहम को कॉल मिला रहा था, लेकिन अरहम पता नहीं कहाँ गर्क हो गया था, जिसका फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। शयान ने मोबाइल को घूर कर देखा, जैसे मोबाइल की जगह अरहम हो। अरहम मैं नहीं चाहता तो मैं हाथ से ज़ाया हो जाओ। शयान ने बड़बड़ाते महनाज बेगम को कॉल मिलाई थी। पहली बेल पे कॉल उठा ली गई थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। शयान ने शरीफों की तरह सलाम बुलाया था। वालेकुम अस्सलाम बेटा, पहुँच गए आप लोग लाहौर? महनाज बेगम ने अपनी तरफ से सवाल दागा था। जी आंटी, हम पहुंच गए काफ़ी देर से। वो मुझे आपसे एक काम था। शयान ने डायरेक्ट मुद्दे की बात की थी। वो बात को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता था। जी जी बेटा बोलो, मैं सुन रही हूँ। आंटी वो दरअसल मुझे हेज़ल का फ़ोन नंबर चाहिए था। शयान ने बिला झिझक कहा था। ओह, तो मतलब तुम्हें अरहम ने भी नंबर नहीं लेने दिया? महनाज बेगम शायद मुस्कुराते हुए बोली थी। मतलब आप भी जानती हैं? शयान काफ़ी हद तक हैरान हुआ था, लेकिन इसे जाहिर नहीं करवाया था। जवाबन में महनाज बेगम मुस्कुरा दी थी। अब मैं आपकी मुस्कुराहट का क्या समझूं? शयान ने आईब्रो उचकाई थी। शयान, मैं तुम्हें इनकार नहीं कर सकती, आखिर तुम भी मेरे बेटे हो। महनाज बेगम की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई थी। यहाँ शयान के लबों पे मुस्कुराहट आई थी। आई एम वेटिंग। तो फिर देर किस बात की है? वैसे तुम कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं कर रहे? महनाज बेगम शयान की जल्दियाँ देखते बोली थी। तोबा आंटी, 8 घंटे हो गए हैं और आप बोल रही हैं कि मैं जल्दियाँ करूँ? शयान ने मुँह सोड़ते शिकवा किया था। ओह, तो तुम घंटे भी गिन रहे हो? महनाज बेगम शयान को तंग कर रही थी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके बेटे की तरह मुझे आपकी तरफ से भी जवाब ही है इसके। अब की बार शयान ने मुकम्मल नाराज़गी का इजहार किया था। अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, मैं मजाक कर रही हूँ, वेट में सेंड कर रही हूँ। इतना बोलते महनाज बेगम कॉल काट चुकी थी। अब शयान हाथ में मोबाइल लिए कमरे के चक्कर लगा रहा था। इससे ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा था। चंद ही सेकंड्स में इससे मैसेज मौसूल हो गया था। इसके लबों को गहरी मुस्कुराहट ने छुआ था। तैयार हो जाओ हेज़ल मैडम, शयान पहली फुर्सत में कॉल मिलाते बड़बड़ाया था। हेज़ल रॉकिंग चेयर पे बैठी मूव कर रही थी। इसका चेहरा भी इसका भी किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा था। बोरिंग बोरिंग बोरिंग। हेज़ल के फ़ोन की बेल बजी थी। हेज़ल ने बोरिंग से अंदाज में पलटते मोबाइल पकड़ा। मोबाइल पे अननोन नंबर जगमगा रहा था। हेज़ल ने इंतहाई बेजारी से फ़ोन उठाते कान से लगाया। इसके समातों से आवाज़ टकराई। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं जनाब बेख्तियार? इसने मोबाइल पीछे करते नंबर देखा। इसके लबों पे मुस्कुराहट आई। क्या मैं जवाब की तवक्को रख सकता हूँ? शयान ने जवाब ना पाते दोबारा से मुखातिब किया था। वालेकुम अस्सलाम। जी आप कौन? हेज़ल ने जानबूझ के नासमझी का मुजाहिरा किया था। जी मैं बंदा ना चीज़ आपका होने वाला शोहर। शयान पूरे हक से बोला था और अब इसे मुकाबल के जवाब का इंतजार था। जी लेकिन मैं आपको नहीं जानती कि आप कौन हैं। हेज़ल शरारत से बोली थी। वो जानती थी कि इतने हक से इसे शयान ही बुला सकता है। ओह, तो तुम मुझे नहीं जानती? शयान गोल करते बोला था। कोई बात नहीं, मैं तारफ़ करवा देता हूँ। मैं शयान सिकंदर, हेज़ल हमज़ा का होने वाला शोहर। बहुत जल्द हेज़ल शयान बनने वाली हैं। बहुत जल्द ये हसीना मेरी दस्तरस में आने वाली है। शयान ने बहुत खूबसूरती से अपना तारुफ करवा दिया था और साथ साथ ही हेज़ल का तारुफ भी खुद ही करवा दिया था। हेज़ल ने कोई जवाब नहीं दिया। 1 मिनट, कहीं तुम शर्मा तो नहीं रही? अरे नहीं नहीं यार, ख़बरदार, अगर तुम शर्माई तो मुझे शर्माने वाली लड़की बिल्कुल भी नहीं चाहिए यार। ये शर्माने वाली लड़कियाँ ना रोमांस का बेड़ा गर्क कर देती हैं। शयान बेशर्मी से के सारे रिकॉर्ड तोड़ते कहा था।